अंडर वाटर एरोप्लेन रिस्टोरेशन। समंदर के बीचों बीच एक टापू था जहां पर एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती के लोग शहर से दूर ही रहा करते थे। उस टापू पर जरूरत की सब्जियां उगाई जाती थी और बाकी चीजों के लिए टापू के लोग शहर जाते थे। उसी बस्ती में नितिन नाम का एक लड़का रहता था। उसने शहर जाने के लिए एक एरोप्लेन बनाया था। वो ऐसा एरोप्लेन था जो कि पानी में उतर सकता था और पानी से हवा में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार की बात है, टापू पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। नितिन टापू के मुखिया के पास जाकर कहता है, मुखिया जी, ये बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। लगता है हमें ये टापू जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी न्यूज में बताया है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अरे नितिन, ये क्या आज की ही बात थोड़ी है। सालों से तेज बारिश का सामना हम करते ही आ रहे हैं। हमें इस बारिश की आदत हो गई है। तुम डरो मत, थोड़ी ही देर में ये बारिश रुक जाएगी और कोई तूफान वूफान नहीं आएगा। मुखिया की ये बात सुनकर नितिन वहाँ से घर चला जाता है। तब उसकी पत्नी उसे कहती है, सुनिए जी, कोई आए या ना आए, हम दोनों को आप एरोप्लेन से यहाँ से बाहर ले चलो। उस तूफान से हमें बचा लो, बस। अरे नहीं नहीं, हम अपने लोगों को ऐसे मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर मुसीबत आई तो हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। अगर वो लोग आपकी बात मान नहीं रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? और पता नहीं मुसीबत का सामना करने के लिए हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं। खुद का एरोप्लेन होने के बाद भी हम लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अरे तुम ऐसी बातें मत करो, बस खुद का भला सोचना, ये कैसी इंसानियत है भला। नितिन की बात सुनकर उसकी बीवी चुप हो जाती है। सब लोग अपने अपने घरों में बारिश रुक जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आधी रात को समंदर में बड़ा तूफान आता है, जिस वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है और उस तूफान से टापू पर कहर बरसता है। उस तूफान में लोगों के घर टूट जाते हैं, पेड़ पत्ते टूट जाते हैं, सारी चीजें जैसे तूफान उठाकर समुद्र में फेंक देता है, जिस वजह से टापू के लोग और भी डर जाते हैं। धीरे धीरे टापू पर पानी जमा होने लगता है। तब टापू का मुखिया कहता है, अरे नितिन, तुमने सही कहा था, तूफान आ ही गया। तुम्हारा एरोप्लेन कहाँ है बेटा? मुखिया जी, वो मेरा एरोप्लेन तो तूफान ही ले गया। अभी तो हमें अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। तब टापू के सारे लोग अपने अपने बच्चों को और परिवार को लेकर पहाड़ चढ़ने लगते हैं। बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करके वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। तब मुखिया कहता है, नितिन, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तुम ही हमें यहाँ से बचा सकते हो। लेकिन मुखिया जी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मेरा एरोप्लेन सही सलामत रहता तो हम कब के सुरक्षित जगह पहुंच गए होते। तभी नितिन की बीवी उससे कहती है, मैं तो कब से कह रही थी, पर तुम ही हो कि मेरी बात नहीं सुन रहे थे और दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे थे। अब देखा, दूसरों की क्या, हम तो खुद की भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तूफान हटने के लिए 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन के बाद नितिन अपना एरोप्लेन ढूंढने लगता है। तब बस्ती का मोहन नाम का आदमी, जो एक मैकेनिक रहता है, वो उससे कहता है, अरे नितिन, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। 1 से भले 2, हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। इस तरह दोनों, मोहन और नितिन, मिलकर एरोप्लेन ढूंढने निकल पड़ते हैं। बस्ती में पानी अभी भी भरा हुआ था। वो दोनों तैरते तैरते समुद्र में जाते हैं। वहाँ पर वो एरोप्लेन ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में छानबीन करने के बाद नितिन का एरोप्लेन उन्हें पानी में डूबा हुआ मिलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। तब नितिन कहता है, अरे अरे, ये एरोप्लेन तो किसी काम का नहीं रहा। ये तो पानी में डूब गया है। इसके इंजन के साथ साथ पूरा एरोप्लेन खराब हो गया होगा। अब क्या करे, लोगों की मदद किस तरह करे? अरे नितिन, तूफान की वजह से बस कुछ पार्ट्स ही टूट गए होंगे, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसका रिस्टोरेशन करता हूँ। हाँ मोहन, एरोप्लेन में मैंने एक टूल किट रखी है, शायद वो किसी काम आ जाए। इस तरह नितिन और मोहन मिलकर एरोप्लेन को पानी के बाहर निकालते हैं। एरोप्लेन में रखी हुई टूल किट भी अच्छी ही रहती है। दोनों भी मिलकर एरोप्लेन सुधारने के लिए कुछ जरूरत की चीजें भी ले जाते हैं, जिनकी मदद से मोहन और नितिन एरोप्लेन का रिस्टोरेशन करते हैं। एरोप्लेन को देखकर लोगों के जान में जान आती है और एक एक करके सभी टापू के लोगों को वो सुरक्षित जगह पर पहुंचाता है। फिर उस दिन के बाद धीरे धीरे सुरक्षित जगह पर रहकर सरकार की मदद से सरपंच और कुछ गांव वाले मिलकर नितिन और मोहन के साथ अपने टापू को भी ठीक करा लेते हैं। और उस दिन के बाद से सरकार जब भी उनके टापू के बारे में कोई जरूरी सूचना देते, लोग भी उसे मानने लगते हैं। मैजिकल ब्रोकन कार। रमन अपनी मैजिकल कार से जा रहा था कि तभी एक मोटर बाइक वाला तेजी से दूसरे रास्ते से उसके सामने आ जाता है और तभी रमन की कार
दो टुकड़ों में बट जाती है और वो मोटर बाइक वाला बिना एक्सीडेंट से ही वहां से बचकर निकल जाता है और बाद में रमन की मैजिकल कार फिर से जुड़ जाती है। तो आइए देखते हैं इस मैजिकल कार का क्या राज है। रमन भरतपुर नाम के गांव में अपनी बीवी के साथ रहता था। उसके पास एक मैजिकल कार थी। वो मैजिकल कार उसके पूर्वजों से उसे मिली थी। रमन उस मैजिकल कार से गांव के सभी का भला करता था। एक बार की बात है, रमन अपनी पत्नी के साथ काम से शहर जा रहा था कि तभी एक छोटा बच्चा रोते हुए रमन के बीवी को दिखता है। अजी सुनिए जी, वो देखिए, वो बेचारा बच्चा रो रहा है। चलो चलो हम उसके पास जाते हैं और उसे पूछते हैं। ठीक है सीता, चलो। रमन और सीता दोनों कार से उतरकर उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछते हैं, अरे बेटा, ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? अंकल, मेरे माता पिता से मैं छूट गया। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और मुझे तो मेरे घर का पता भी नहीं मालूम। रो मत मेरे बच्चे, ये पानी पी लो और ये कुछ खा लो, शांत हो जाओ। सीता उस बच्चे को पानी पिलाती है और उसे शांत करती है। अजी सुनिए, हमें इसके माता पिता को ढूंढ निकालना होगा। हाँ सीता, लेकिन मैजिकल कार के होते हुए हमें किस बात की चिंता? चलो बेटा, हम अपनी कार से तुम्हारे माता पिता को ढूंढते हैं। ऐसा कहकर सीता, रमन और वो बच्चा तीनों कार में बैठ जाते हैं। तब रमन कुछ कहता है और मैजिकल कार हवा में उड़ने लगती है। तब वो बच्चा डर जाता है और कहता है, अरे अंकल, ये कार कैसे उड़ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, ये मेरी कार मैजिकल कार है। कुछ ही देर बाद उस बच्चे को उसके माता पिता एक बाजार में ही उसे ढूंढते हुए दिखाई देते हैं और रमन कार को नीचे लेकर आता है। नीचे उतरते ही वो बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब उस बच्चे के पिताजी कहते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को हमें ढूंढ के दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं तो हमेशा ही अपनी मैजिकल कार से किसी न किसी की मदद करता ही रहता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से अपनी मैजिकल कार से चले जाते हैं। रमन गांव में किसी को अस्पताल ले जाना हो या किसी को पैसे की जरूरत हो, इस तरह से उन सब की मदद करता रहता है। इसलिए हर कोई रमन के गुणगान गाते रहता है। एक बार ऐसे ही एक बूढ़ा आदमी कुछ पैसों की जरूरत के लिए रमन के पास आता है। तब रमन उस बूढ़े बाबा को पैसे देता है। तब वो आदमी कहता है, जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारी वजह से आज इस गांव में कोई भी लाचार नहीं है। ये सब तो इस मेरी मैजिकल कार की वजह से है बाबा। ये जब तक है तब तक गांव में और मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। ऐसा कह के वो बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। तब उसी गांव में रंगा नाम का चोर रमन की मैजिकल कार के बारे में सोचता है, अरे इस मैजिकल कार की वजह से मैं किसी भी घर में चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। इस कार को ही चुरा कर तोड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर रंगा एक रात को वो मैजिकल कार चोरी कर लेता है, पर उसे चोरी करते हुए सीता देख लेती है। वो जल्दी से जाकर रमन से कहती है, अजी सुनिए जी, वो रंगा हमारे मैजिकल कार को चुरा कर ले जा रहा है। अरे सीता, सवेरे वो खुद हमारी मैजिकल कार को वापस ले आएगा, भरोसा रखो। रंगा उस मैजिकल कार को ले तो जाता है। तब उसे एक बड़ा सा हाथी सामने से आते दिखाई देता है और उस कार को वही रास्ते पर छोड़ देता है और सोचता है, जब इस हाथी का पैर इस कार पर पड़ेगा ना, तो ये कार टूट जाएगी, फिर मजा आएगा। ये सोचकर रंगा उस कार से नीचे उतर जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में वो हाथी कार के पास आ जाता है। उस कार पर वो पैर रखने ही वाला होता है कि वो कार दो टुकड़ों में बट जाती है। वो हाथी वहां से चला जाता है और वो जाने के बाद कार फिर से जुड़ जाती है। तब रंगा चकित हो जाता है और कहता है, अरे ये कैसा मैजिक है भाई, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, इस कार को मैं तोड़ के ही रहूंगा। ये सोचकर रंगा उस कार को रेलवे पटरी पर ले जाता है और उस कार को बीच में रख देता है। थोड़ी ही देर में ट्रेन के आने की आवाज आती है। ट्रेन तेजी से आती रहती है। रंगा सोचता है, वो हाथी धीरे से आ रहा था इसलिए बच गई थी। अब तो ये ट्रेन तेजी से आ रही है, अब कैसे बचोगी? पर जैसे ही ट्रेन नजदीक आती है, मैजिकल कार फिर से दो टुकड़ों में बट जाती है और ट्रेन वहां से जाने के बाद फिर से जुड़ जाती है।
अरे बाप रे, मैं कब से इस कार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा। ये सोचकर रंगा उस कार में बैठ जाता है और कार को चलाने लगता है। तभी कार की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है और तेजी से वो भागने लगती है और हर एक सिग्नल तोड़कर आगे जाती रहती है। अरे रुक रुक मेरी माँ, रुक जा। मुझे मारने का इरादा है क्या? मैं तुझे तेरे माली के घर पहुंचा दूंगा, लेकिन रुक जा। रंगा ऐसे कहता ही रहता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पुलिस को देखकर जानबूझकर कार तेजी से चलने लगती है और एक जगह पर रुक जाती है। ट्रैफिक पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और रंगा को कार से बाहर निकालकर खूब पीटने लगते हैं। आय रे मेरी माँ, अरे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस कार का मैजिक है, मुझे छोड़ दो। शराब पीकर कार चला रहा है कमीने, और इतनी तेजी से कार चलाएगा? लोगों को मारना चाहता है? शराब पीकर कार चलाना गैर कानूनी है, समझ में नहीं आता तुझे? ऐसा कहकर वो रंगा को और पीटते हैं और उसके पास के सारे पैसे लेकर वहां से पुलिस चली जाती है। बेचारा रंगा बेवजह पीट जाता है। वो मैजिकल कार को वापस करने की ठान लेता है, लेकिन जैसे तैसे वो कार को रमन के घर लेकर आता है। रंगा गाड़ी से बाहर निकलता है, तब उसकी हालत देखकर रमन और सीता हंसने लगते हैं। रमन कहता है, देखा सीता, मैंने क्या कहा था, लेकर आया ना वो खुद ही मैजिकल कार को घर में वापस। और रंगा तुम बताओ, तुम्हें मजा आया कि नहीं? तुम्हारी चोरियां अब इस गांव में नहीं चलेगी, समझे कि नहीं? रंगा आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा ऐसा कहकर वो गांव छोड़कर चला जाता है और रमन फिर से अपनी मैजिकल और ब्रोकन कार के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।